कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हवाले से, इसको जस्ट आप रीड आउट कर लेंगे। मैं हल्का सा इस पर पढ़ देता हूँ, अदरवाइज इसके अंदर ये जस्ट एक इलस्ट्रेशन है जिसको आप रीड आउट करेंगे। इसके ऊपर अभी हमने फर्दर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और वेबसाइट को जो इंटेंजिबल बनाया जाता है उसमें क्या कुछ शामिल किया जाता है और क्या नहीं शामिल किया जाता, हम फर्दर भी इस पर हमने बातचीत करनी है। जस्ट एक रीडिंग के तौर पर, इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑफ द ग्रुप comprises patents, licenses, computer software. Group accounts of all intangible assets at historical cost as accumulated amortization and accumulated impairment loss, ये कॉस्ट मॉडल अप्लाई होता है उसमें। ये अकाउंटिंग पॉलिसी इंटेंजिबल एसेट की उसने जो है वो एक आपको बताया कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो क्या फॉलो कर रहे हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी के रेफरेंस में एक इलस्ट्रेशन उसने दी नोट बनाने के लिए, इसका एक नोट आप बनाना। सॉफ्टवेयर के हवाले से कि जी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software product controlled by the group are recognized as intangible asset when the following criteria are met. अब अगर ये आप देखें तो exactly वही 6 क्राइटेरिया हैं जो डेवलपमेंट कॉस्ट के क्राइटेरिया थे, ठीक है। तो ये बात उसने अपनी पॉलिसी के तौर पे बताई है, जस्ट रीडिंग है और कुछ नहीं है। मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। टॉबी अच्छा सवाल है, तवज्जो में रहिएगा, एंजॉय करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कहता है? आपने चूंकि कंसोलिडेशन पढ़ी हुई है इसलिए आपको ये सवाल आसान लगना चाहिए। Toby entered into the following transactions during the year ended 31st December 15. Directors of Toby wished to capitalize all assets wherever possible. On 1st January, Toby acquired the new asset of George for 105. The assets acquired had the following book and fair value. अब यहाँ से जो बात मालूम हुई कि जो आपने 1,05,000 पे किया ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से बुक वैल्यू को लेस नहीं किया जाता बल्कि फेयर वैल्यू को लेस किया जाता है। तो उसने हमें बुक वैल्यू फेयर वैल्यू दोनों दी हुई है, हम फेयर वैल्यू को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस करेंगे गुडविल कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक बात ये ज़हन में रहे कि उस बिजनेस के एसेट्स में ऑलरेडी एक गुडविल मौजूद है, यानी कि एक गुडविल का लेजर अकाउंट ऑलरेडी ओपन है जिसमें कि फर्दर अगर गुडविल हमें नजर आएगी तो वो ऐड हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि उसने नेट एसेट्स का लफ्ज लिखा हुआ है। नेट एसेट्स क्या होते हैं? आपके बिजनेस के एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तभी नेट एसेट्स आते हैं ना। तो फर्दर हमें मालूम हुआ कि इसके लायबिलिटीज 0 हैं, जो भी हैं वो इसके एसेट्स नेट एसेट्स बन जाते हैं। आप अब ये देखते हैं कि आपके पास गुडविल कैलकुलेट करने के हवाले से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने 100% एक्विजिशन किया, उसकी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑन एक्विजिशन डेट माइनस करें तो गुडविल एक्विजिशन डेट पे आपके पास ये आ जाए। गुडविल का लेजर अकाउंट अगर पहले से आप देखें मौजूद है तो आपके पास टोटल गुडविल बनती है 10 मिलियन की।
अब बात आगे बढ़ेगी। कह रहा है कि जो पेटेंट हैं एक्सपायर हो रहे हैं एट द एंड ऑफ 2022, goodwill arising from the above had a recoverable value of 7,000 at the end of 20। अब ये 2015 की क्योंकि एक्विजिशन है, ठीक है, 1 जनवरी 2015 की, तो आप उसकी इम्पेयर जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो 3 मिलियन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास उसकी रिकवरेबल अमाउंट 7,000 है। अब जब रिकवरेबल अमाउंट 7,000 है तो 7,000 आपने रिकवरेबल अमाउंट यहाँ रखी, ये उसकी गुडविल जो ऑलरेडी मौजूद थी एग्जिस्टिंग, और जो गुडविल एक्विजिशन पे आपके पास आई वो मिलकर 10 मिलियन बनती है या 10,000 बनती है, उसको रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपेयर किया तो ये आपकी इम्पेयरमेंट आ गई। जी, यहाँ तक मुझे बताइए कि बातें कॉन्सेप्ट में सही सही आ रही हैं, कोई मुश्किल तो नहीं लग रही? ठीक है जी। अच्छा, ये जो उसने बात कही थी कि जी पेटेंट एक्सपायर्स एट द एंड ऑफ 2022, ये इन पेटेंट्स के बारे में जो कि आपके पास 20,000 के हैं, तो आपने इसकी यूजफुल लाइफ यहाँ पर देख ली कि 1 जनवरी 2015 को एक्वायर होने वाले पेटेंट्स जब आपको 2022 के एंड तक रहेंगे तो 15 पूरा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 इयर्स बनते हैं इसकी यूजफुल के। तो ये 20 मिलियन का पेटेंट, ये वाला जिंदगी 8 साल, 2.5 2015 की अमोर्टाइजेशन और बाकी 17.5 इसकी नेट। जी, ये पॉइंट भी अगर समझना हो तो आप अपना माइक ऑन करें और मुझसे पूछें। उसके बाद अगली बात की तरफ चलते हैं। 1 अप्रैल को, यानी कि एक्विजिशन हो चुकी हुई है, टॉबी एक्वायर्ड अ ब्रांड फ्रॉम अ कंपेटिटर फॉर 50,000। द डायरेक्टर्स ऑफ टॉबी had assessed the useful life of the brand as 5 years। तो जो आपने 1 अप्रैल को ब्रांड एक्वायर किया, डायरेक्टर्स ने कहा 5 साल जिंदगी है। 1 अप्रैल को चूँकि एक्वायर किया, लिहाजा 9/12 उसकी फ्रैक्शन है। आपने 31 दिसंबर 2015 को उसकी नेट बुक वैल्यू 42.5 कैलकुलेट कर दी। ये पॉइंट भी क्लियर। कहता है ड्यूरिंग द ईयर टॉबी स्पेंड 40,000 ऑन डेवलपिंग अ न्यू ब्रांड। अब एक नई डेवलपमेंट होने जा रही है, एक नए ब्रांड पर 40,000 उसने खर्च किया। याद रखें कि ये वो खुद से खर्च कर रहा है, एक्वायर नहीं कर रहा है। इधर एक्वायर किया था उसने ब्रांड, इधर ड्यूरिंग द ईयर टॉबी स्पेंट 40,000 ऑन डेवलपिंग अ न्यू ब्रांड। द डेवलपमेंट वाज कंप्लीटेड ऑन 30 जून। The useful life of this brand has been assessed at 8 years। अब ये इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है आपका। जो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है उसको अकाउंट फॉर नहीं किया जाता। ये डेवलप नहीं कर रहा हो अपना, उसको एक्वायर नहीं कर रहा हो, बल्कि वो उसको जस्ट ये डेवलप कर रहा है। 30 जून में इंटरनली जनरेटेड ब्रांड ये आपका कैपिटलाइज नहीं होगा। सही बात, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, इंटेंजिबल एसेट है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है।
Directors of Toby believe that there is total goodwill of 2 million. अब एक और डायरेक्टर्स की कंफ्यूजन को क्लियर करना. डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे पास 5 मिलियन की गुडविल से, वो कैसे, द डायरेक्टर्स ऑफ टॉबी बिलीव दैट देयर इज टोटल गुडविल ऑफ 2 मिलियन विद इन टॉबी एंड दैट दिस हैज एन इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ. तो आपने डायरेक्टर्स को एक्सप्लेन क्या करना है कि एक्सप्लेन करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए कंपनी, बिजनेस कॉम्बिनेशन के वक्त, और फिर आप उसे कहें कि जी आप मिलियन की पहले 5,000 की पहले आपके पास गुडविल थी, 5,000 आपने एक्वायर किया, टोटल आपके पास 10 की हो गई है, 3 इम्पेयरमेंट के बाद आपकी 7 रहती है. तो वो ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि जी हमारी जैसे गुडविल जो है वो 5 में से 3 इम्पेयरमेंट लेस करके तो 7 रहती है. आपको यहाँ पर एक नोट देना पड़ेगा उनको डिटेल्स बताने के लिए. तो प्रिपेयर द नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इंटेंजिबल एसेट एज एट 31 दिसंबर 2015. ये आपके नोट के अंदर ये इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो तमाम की तमाम आ जाएगी. ऑलराइट, अच्छा जी, अब टाइम हमारे पास लेक्चर का महदूद और हमने कुछ मज़ीद बातें ये ट्यूलिप लिमिटेड से मुतल्लक अभी करनी है. उसका सॉल्यूशन आंसर मैंने आपको इधर लिख दिया. एक तो ये आप होमवर्क के तौर पर लीजिए. इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप ट्यूलिप लिमिटेड को, और उसके बाद ये रीडिंग है जी आपकी कि वेबसाइट को डेवलप करने के लिए कौन सी कॉस्ट्स उसमें शामिल होती हैं. ये भी आपका होमवर्क है. यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आपके लिए रखी हुई हैं, इनको भी आप रीड आउट करेंगे. ये एक छोटी सी समरी है पूरे स्टैंडर्ड की, ये भी आप एक मरतबा गो थ्रू करेंगे और फिर इंशाल्लाह कल फर्दर इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अभी ये क्वेश्चन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्यूलिप लिमिटेड वाला, इसको ज़रूर सॉल्व करना है. आपको शुरू में हो सकता समझ ना आए. ये असल में उसने टोटल एसेट्स के अंदर डेवलपमेंट कॉस्ट को शामिल किया हुआ है. वो डेवलपमेंट कॉस्ट गलत कैलकुलेट की हुई है, इसलिए उसको आप अलग से कॉलम में ले जाएंगे और उसके अंदर जो गलत अमाउंट शामिल की हैं उनकी आप एडजस्टमेंट करेंगे. एक्सपेंस में जानी होंगी, एक्सपेंस में लेकर जाएंगे. ठीक है, तो एसेट्स में जाना होगा तो उसको एसेट्स में लेकर जाएंगे विद द एडजस्टमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन व्हाटएवर. ये आपको टोटल एसेट्स की एडजस्टमेंट करना है और प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट, नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करना. बहुत मज़े का क्वेश्चन है, आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, ये पास पेपर से है, इसलिए इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा. कल इसे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.